बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड की मदद से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और आज जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें फर्स्ट इक्वेशन है x1 + 2x2 + 3x3 = 6। सेकंड इक्वेशन 2x1 + 7x2 + x3 = 13 और थर्ड इक्वेशन x1 + 4x2 - 6x3 = 1 है। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम गॉस जॉर्डन मेथड की मदद से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन या इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन या इक्वेशन में जो वेरिएबल्स या वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं उसकी वैल्यू को फाइंड करना। जब हम वेरिएबल की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं और वो इस इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो तो हम कहते हैं कि ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। तो आज हम गॉस जॉर्डन की मदद से इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसमें x1, x2 और x3 की वैल्यू फाइंड करते हैं, जिसमें जैसा कि हमने लास्ट में x1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू 2 और x3 की वैल्यू 1 फाइंड की हुई है। अब गॉस जॉर्डन मेथड के लिए रिड्यूस एक्लेन फॉर्म या रो रिड्यूस एक्लेन फॉर्म बहुत ज़रूरी है। इसमें हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सबसे पहले हम मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करते हैं और फिर उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम चेंज करते हैं रो रिड्यूस एक्लेन फॉर्म या रिड्यूस एक्लेन फॉर्म में। जब हम इसको रिड्यूस एक्लेन फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसमें पाइवट एलिमेंट हमेशा हमारे पास क्या है, 1 1 1 होते हैं। तो ये x1 का कोफिशिएंट है, ये x2 का कोफिशिएंट है, ये x3 का कोफिशिएंट है और लास्ट में उसकी वैल्यू हमारे पास -1 2 और 1 आ रही है। तो हमारा मेन गोल यहाँ पे क्या है, हमारा मेन गोल ये है कि हम सबसे पहले इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स में के फॉर्म में चेंज करें, फिर हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लें और उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम रो रिड्यूस एक्लेन फॉर्म में चेंज करें। तो रो रिड्यूस एक्लेन फॉर्म के बारे में हमने पढ़ा था। रो रिड्यूस एक्लेन फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम मैट्रिक्स को एक्लेन फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं, यानी उसमें नंबर ऑफ ज़ीरो रो बाय रो इंक्रीज़ करते हैं और जो ज़ीरो रो हो वो सब के लास्ट में लिखते हैं अगर ज़ीरो रो हमारे पास हो। और फर्स्ट कंडीशन उसका क्या है, वो ये है कि उसमें रो बाय रो ज़ीरो क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ज़ीरो रो बाय रो इंक्रीज़ हो रही हैं और यहाँ पर ज़ीरो रो नहीं है, लिहाजा उसकी लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो एक्लेन फॉर्म के लिए क्या ज़रूरी है कि हमारे पास नंबर ऑफ ज़ीरोज़ रो बाय रो इंक्रीज़ हो रही हो। और उसके बाद अगर हम रो रिड्यूस एक्लेन फॉर्म के बारे में बातें करें तो रो रिड्यूस एक्लेन फॉर्म के लिए सबसे पहला कंडीशन ये है कि आपका मैट्रिक्स एक्लेन फॉर्म में हो और ये मैट्रिक्स एक्लेन फॉर्म में है क्योंकि ज़ीरो रो बाय रो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। फिर सेकंड कंडीशन उसका क्या है, सेकंड कंडीशन उसका ये है कि हर एक रो का जो पाइवट एलिमेंट है, द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन आर रो इज़ कॉल्ड पाइवट एलिमेंट। इस रो में सबसे पहला जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो 1 है, इस रो में जो सबसे पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो 1 है और इस तरह इस रो में जो सबसे पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो 1 है। सो लिहाजा यहाँ पर पाइवट एलिमेंट 1 है, यहाँ पर पाइवट एलिमेंट 1 है, यहाँ पे पाइवट एलिमेंट 1 है। तो रिड्यूस एक्लेन फॉर्म के लिए पाइवट एलिमेंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे पाइवट एलिमेंट 1 है, यहाँ पे भी पाइवट एलिमेंट 1 है, यहाँ पर भी पाइवट एलिमेंट 1 है। और थर्ड जो कंडीशन है रो रिड्यूस एक्लेन फॉर्म के लिए वो ये है कि पाइवट एलिमेंट के कॉलम में जितने भी और थर्ड जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है कि पाइवट एलिमेंट के कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हो, पाइवट एलिमेंट के कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हो, पाइवट एलिमेंट के कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हो वो हमारे पास क्या हो, 1 हो। और पाइवट एलिमेंट हम किसको कहते हैं कि द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन रो रिड्यूस एक्लेन फॉर्म इज़ कॉल्ड द पाइवट एलिमेंट। और यहाँ पे जो रो रिड्यूस एक्लेन का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी 1 है, वो भी 1 है और ये भी 1 है। इस रो में जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो भी 1 है, इस रो में जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो भी 1 है और इस रो में जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो भी 1 है। लिहाजा ये हमारे पास क्या है, पाइवट एलिमेंट है और पाइवट एलिमेंट के कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स है वो 0 है। लिहाजा ये हमारे पास क्या बन रहा है, रो रिड्यूस एक्लेन बन रहा है। रो रिड्यूस एक्लेन फॉर्म के लिए मदद से आज हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस सिस्टम को
मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज हुआ क्योंकि ये हमारे पास कोफिशिएंट है x1 का, ये x2 का, ये x3 का, x1 x2 x3 x1 x2 x3, ये हमारे पास x1 x2 x3 वगैरह ये हमारे पास कोफिशिएंट है। ये 1 2 3 2 7 1 1 4 6 ये हमारे पास कोफिशिएंट है x1 x2 x3 के, लिहाजा ये तो ये हमारे पास मैट्रिक्स के फॉर्म में बन रहा है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास वापस ये रिज़ल्ट आ रहा है। अब अगर हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना चाहें तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को अगर हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लें तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। अब जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास ए बी बन रहा है उसको हमने रो रिड्यूस एकेलान फॉर्म में चेंज करना है। इस मैट्रिक्स को हमने इस मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करना है। तो अगर हमने इस मैट्रिक्स को रो रिड्यूस एकेलान फॉर्म में चेंज किया तो हमारे पास फिर x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ डायरेक्ट आ जाएंगी जो -1 2 और यहाँ पे क्या है 1 है। तो रो रिड्यूस एकेलान फॉर्म के लिए मैंने आप लोगों को रोज़ ऑपरेशंस बताए थे कि जिसमें सबसे पहले था कि हम एनी टू रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं और हम किसी रो के साथ कोई स्केलर नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड जो हमारे पास कंडीशन था वो ये था कि हम किसी रो के साथ अगर स्केलर मल्टीप्लाई करें तो फिर उसको हम किसी दूसरी या तीसरी रो के साथ एंड सो ऑन के साथ हम क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो रो रिड्यूस एकेलान फॉर्म के लिए हमने सबसे पहले इस मैट्रिक्स को एकेलान फॉर्म में चेंज करना है और एकेलान फॉर्म के लिए हमने 2 0 1 और 4 को क्या करना है, 0 बनाना है। अगर 2 1 और 4 को हम 0 बना सके तो ये एकेलान फॉर्म में बन जाएगा और यहाँ पे ये हमारे पास एकेलान फॉर्म में बन गया है। तो सबसे पहले हमने 2 1 को 0 करना है 1 की मदद से। यहाँ पर अगर हम 2 को 0 करना चाहें या 1 को 0 करना चाहें तो इन दोनों को हम 1 की मदद से बआसानी 0 कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करूँ और फिर वही 2 से सब्ट्रैक्ट करूँ तो यहाँ पर हमारे पास ये 2 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसी तरह अगर इस 1 से मैं वो 1 सब्ट्रैक्ट करूँ तो 1 - 1 हमें क्या रिजल्ट देगा, वो भी हमें 0 रिजल्ट देगा। तो लिहाजा यहाँ पे इन दोनों को 0 करने के लिए या इसको एकेलान या रिड्यूस एकेलान फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें रोज़ ऑपरेशन की ज़रूरत है। हम रोज़ ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे और रोज़ ऑपरेशन में हमारे पास 3 स्टेप थे। उनमें सबसे पहला जो स्टेप था वो ये था कि हम किसी रो को किसी कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक्सेप्ट 0। हम एनी 2 रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं और अगर हम कोई स्केलर नंबर किसी रो के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो उसके रिज़ल्ट को हम किसी दूसरी रो के साथ अगर हम कोई स्केलर नंबर किसी रो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिज़ल्ट हम किसी और रो के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 ऑपरेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास है इन 2 को 0 करना, और 2 को मैं 0 कर सकता हूँ इस 1 की मदद से। तो अगर मैं इस 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करूँ और फिर वही 2 इस 2 से सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये हमारे पास 0 बनेगा। तो ये 2 हमारे पास है रो 2 में और रो 2 से हम 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं और 1 हमारे पास फर्स्ट रो में है तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय R1 बन गया। तो 2 को 0 करने के लिए जो ऑपरेशन हमारे पास बन रहा है वो हमारे पास है R2 - 2 R1। अब R2 की जो फर्स्ट वैल्यू है वो है 2, इसी तरह R1 की जो फर्स्ट वैल्यू है वो है 1। सो यहाँ पे R1 और R2 की जगह वैल्यू पुट करो तो ये 2 - 2 = 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 0 लगाया हुआ है और फर्स्ट रो अपनी जगह पर है क्योंकि हम रिजल्ट इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर इसी तरह R2 का जो सेकंड एलिमेंट है वो है 7 - 2 अपनी जगह पर और R1 का जो सेकंड एलिमेंट है वो है 2। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 बन जाएगा। 7 - 4 = 3। तो यहाँ पे मैंने 3 लगाया हुआ है। इसी तरह R2 की जो थर्ड वैल्यू है वो है 1 और R1 की जो थर्ड वैल्यू है वो 3। जब मैं R2 और R1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ तो इससे हमारे पास रिजल्ट -5 आता है और यहाँ पे मैंने -5 लगाया हुआ है और इसी तरह इससे हमारे पास क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। सो R2 - 2 R1 की वजह से हमारे पास 2 0 बन रहा है और 2 की वैल्यू यहाँ पे क्या हुई, 0 हुई। इस तरह बाकी हमारे पास बाकी वैल्यू पर भी हमने ये ऑपरेशन अप्लाई किया। अब हमने 1 0 करना है
तो 1 को 0 करने के लिए अगर मैं इसी 1 से ये 1 सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये आसानी 0 बन जाता है। तो लिहाजा ये R3 है और ये R1 है, तो R3 माइनस R1 चेंजिंग R3 में होंगी, तो लिहाजा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, माइनस 6 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 9, 1 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 5। तो ये दो ऑपरेशन हमने यहाँ पे अप्लाई की ही, और आप देख सकते हैं कि 1 के नीचे 1 के कॉलम में बाकी जितनी भी हमारे पास एलिमेंट्स है वो हमारे पास 0 बन रही है। इसके बाद हमने 2 को 0 करना है। अगर 2 को मैं 0 करना चाहूँ तो सबसे पहले इस एलिमेंट को 1 करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने किसी मैट्रिक्स को एकेलान या रिड्यूस एकेलान फॉर्म में चेंज करना हो तो आपने इस एलिमेंट की मदद से ये दोनों 0 करने हैं, इस एलिमेंट की मदद से आपने ये एलिमेंट और वो एलिमेंट 0 करना है। अगर आपको ये दोनों 0 चाहिए तो आपने इसको 6 की मदद से क्या करना है, 0 करना है। तो आपने ऐसे स्टेप अप्लाई करनी है कि जो वैल्यू आपने 0 बनाई है वो आपके साथ वापस नॉन ज़ीरो ना बने। तो आप लोगों ने ऐसे स्टेप्स अप्लाई करने हैं कि और हमारे पास इसमें कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना हो। तो अब अगर मैं यहाँ 2 को 0 करना चाहूँ तो 2 को 0 करने के लिए हमारे पास सबसे पहले ज़रूरी है कि हम 3 को 0 करें, 1 करें, और 3 को 1 करना यहाँ पे इंतहाई सिंपल है। अगर मैं R2 से R3 सब्ट्रैक्ट करूँ तो जी 0 माइनस 0 ये इन दोनों में चेंजेस नहीं होंगे। यहाँ 3 से अगर मैं 2 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये आसानी क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये 3 हमें चाहिए कि ये 3 हमारे पास क्या हो, 1 हो। तो 3 को 1 बनाने के लिए हम इससे ये 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये 2 हमारे पास थर्ड रो में है और 3 हमारे पास सेकंड रो में है। तो R2 माइनस R3 यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो अपनी जगह पर होगी, थर्ड रो अपनी जगह पर होगी। ऑपरेशन हम सेकंड रो पर अप्लाई करते हैं तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, माइनस 5 माइनस n2 माइनस 9 इज इक्वल टू 4, 1 माइनस n2 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन रहा है। तो ये जो एलिमेंट हमारे पास 3 था वो हमने यहाँ पे 1 कर लिया। अब इस 1 की मदद से मैं 2 और इस 2 को बआसानी क्या कर सकता हूँ, 0 कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करूँ और फिर उसके रिजल्ट को मैं फर्स्ट रो और सेकंड रो से सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये दोनों बआसानी 0 बन जाएंगे। ये 2 है हमारे पास, अगर ये 1 है हमारे पास, अगर 1 के साथ मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2 बन जाएगा, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो मैंने R2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करना है, R2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करना है और उसकी रिजल्ट को R1 और R3 से सब्ट्रैक्ट करना है। सो R1 माइनस 2 R2, R3 माइनस 2 R2। तो अगर मैं इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करूँ तो 0 बन जाएगा, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करूँ तो 2 बन जाएगा, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करूँ तो ये 8 बन जाएगा, 3 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 5। अगर मैं इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करूँ तो ये 12 बन जाएगा, 6 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 6। इसी तरह अब हमने 2 सेकंड रो को एक साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना है R3 से। तो यहाँ पे अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूँ तो 0 बन जाएगा, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2 बन जाएगा, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूँ तो ये 8 बन जाएगा, माइनस 9 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 17, और इस तरह ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, 17 बन जाएगा। तो सबसे पहले मैंने ये एलिमेंट 0 किया, फिर ये एलिमेंट 0 किया, फिर ये एलिमेंट 0 किया, अब ये एलिमेंट हमने 0 कर लिया है। अब हमारा मेन मकसद क्या है कि ये एलिमेंट मैं 1 करूं और उस 1 की मदद से 4 और माइनस 5 को क्या करूं, 0 करूं। तो माइनस 17 को 1 करने के लिए मैं इस थर्ड रो के साथ माइनस 1 ओवर 17 मल्टीप्लाई करूंगा। तो माइनस 1 ओवर 17 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 17, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो माइनस 1 ओवर 17 मैं थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो फर्स्ट और सेकंड रो अपनी जगह पर होगी, थर्ड रो के साथ मैंने माइनस 1 ओवर 17 मल्टीप्लाई की तो हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। तो अगर आप देखें तो स्टेप बाय स्टेप का मैट्रिक्स हमारे पास रिड्यूस एकेलान फॉर्म में चेंज हो रहा है। अगर मैं 4 और माइनस 5 को 0 करूं तो ये मैट्रिक्स मेरे पास रिड्यूस एकेलान फॉर्म में बन जाएगा। अब 4 को माइनस 5 को मैंने इस 1 के साथ इस 1 की मदद से 0 करनी है। तो अगर इस 1 के साथ मैं 4 मल्टीप्लाई करूं और फिर इस 4 से सब्ट्रैक्ट करूं तो ये भी 0 बन जाएगा। इसी तरह अगर इस 1 के साथ मैं 5 मल्टीप्लाई करूं और फिर इस माइनस 5 के साथ ऐड करूं तो ये भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो
5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो ऑपरेशन है वो है R1 प्लस 5 R3। हमने R3 के साथ 5 मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको R1 के साथ ऐड करना है। तो 0 के साथ अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करूँ तो 0 बन जाएगा, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। इसी तरह 0 के साथ अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करूँ तो 0 बन जाएगा, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इसी तरह अगर 1 के साथ मैं 5 मल्टीप्लाई करूँ, 5 प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करूँ तो -6 प्लस 5 क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट रो जो जिसमें -5 था वो हमने बआसानी 0 कर लिया। अब हमने 4 को 0 करना है तो इस 1 के साथ आपने 4 मल्टीप्लाई करना है और उस 1 जब हम 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई करें तो उसकी रिजल्ट को हमने 4 से सब्ट्रैक्ट करें तो ये 4 माइनस 4 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। जो आप हमारे पास ऑपरेशन है वो है R2 माइनस 4 R1, यानी R3 के साथ हमने 4 मल्टीप्लाई करना है और उसकी रिजल्ट को R2 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। 4 multiplied by 0 is equal to 0, 1 minus 0 is equal to 1. 4 multiplied by 1 is equal to 4, 4 minus 4 is equal to 0. 4 minus 1 is equal, 4 multiplied by 1 is equal to 4, 6 minus 4 is equal to 2. तो अगर हम यहाँ पर आप देखें तो ये कोफिशिएंट था x1 का, ये कोफिशिएंट था x2 का और ये कोफिशिएंट था x3 का। तो x1 की जो वैल्यू आ रही है वो है -1, x2 की जो वैल्यू आ रही है वो है 2 और x3 की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास है 1। तो गॉस जॉर्डन मेथड की मदद से हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जिसमें x1 की वैल्यू 1 -1, x2 की वैल्यू 2 और x3 की वैल्यू 1 आ रही है। तो जो गिवन सिस्टम था हमारे पास उसको सबसे पहले हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज किया, फिर हमने उससे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लिया और फिर उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हमने रो रिड्यूस एकेलान फॉर्म में चेंज करने के बाद x1 की वैल्यू